एक पति जैसे ही शाम को नहाने के लिए वॉशरूम में जाता है तो अपना फ़ोन बाहर ही छोड़ गया था। पत्नी किचन के अंदर खाना बना रही थी, लेकिन तभी अचानक से पति के नंबर पर एक फ़ोन आता है और उसके बाद पत्नी जब आवाज़ को सुनती है फ़ोन बजने की तो वह उसके पास जाती है और फ़ोन को उठाकर कान से लगा लेती है। लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज़ आती है और वह कहने लगती है कि तुम कब तक आओगे? 15 दिन का बोलकर गए थे लेकिन अभी तक नहीं लौटे, क्या देर लग रही है तुम्हें वहाँ पर? अब इस बात को सुनकर उसकी पत्नी कहने लगती है कि कौन हो तुम और तुमने किसको फ़ोन किया है? तो यहाँ पर जो दूसरी तरफ महिला बात कर रही थी वो कहने लगती है कि तुम कौन हो और मैंने तो अपने पति को फ़ोन किया है और तुमने उनका फ़ोन कैसे उठाया है? कौन थी वह महिला जो फ़ोन पर बात कर रही थी? अगर ये उसकी पत्नी थी तो वो उसे अपना पति क्यों कह रही थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश कानपुर के पास ही के एक छोटे से गाँव में एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर के घर में उसकी पत्नी है और वो दोनों हंसी खुशी अपने घर के अंदर रहा करते हैं। एक दिन सुबह सुबह दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे, लेकिन तभी उसी दौरान चंद्रशेखर के फोन पर एक फोन आता है और जैसे चंद्रशेखर उस फोन को उठाता है तो दूसरी तरफ से उसकी बहन बात कर रही थी और जैसे ही वो अपने भाई की आवाज सुनती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। अब भाई जब ये देखता है कि बहन का काफी दिनों बाद उसके पास फोन आया है और फोन पर भी वो फूट फूट कर रो रही है तो वह कहने लगता है कि बहन क्या हुआ? कोई भी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, भले ही तुमने भागकर शादी की थी लेकिन मैं तो तुम्हारा भाई हूं ना। माता पिता तुमसे नाराज थे लेकिन मैं नाराज नहीं हूं और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। तो इसके बाद जो बहन फोन पर रो रही थी वह रोते हुए कहने लगती कि भैया मैंने अपने पति से प्यार किया था और प्यार करने के बाद उससे शादी की थी। आप लोगों की मर्जी भी नहीं थी लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इससे शादी की, लेकिन जब मुझसे एक लड़की हो गई है तो उसके बाद ये जितना भी कमाया करता है उस सारे पैसे को शराब में उड़ा दिया करता है। अब जब भी कभी मैं इससे इस बात के बारे में शिकायत किया करती हूँ तो वह उनका मुझ पर हाथ उठा दिया करता है और मुझे बार बार घर से निकालने की धमकी दिया करता है। मैंने काफी दिनों तक तो इस बात को सहन किया क्योंकि आप लोगों से भी मेरी बातचीत बंद थी और इसी वजह से मैं आपको फोन नहीं करती हूँ, लेकिन अब बात कुछ हद से आगे बढ़ गई है तो मैंने आपको फोन इसलिए किया है कि मैं अपनी बेटी के साथ अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाहती हूँ और आखिरी बार आपसे बात करना चाहती थी। ऐसा कहकर बहन रोने लगती है, लेकिन तभी जो भाई चंद्रशेखर होता है वो कहता है कि बहन तू चिंता मत कर, तू मुझे अपना एड्रेस दे और मैं अभी के अभी वहां पर आ रहा हूं। तो इसके बाद जो बहन सरिता होती है वह उससे पहले तो मना करती है, कहती है कि नहीं भाई अब बहुत कुछ देर हो गई है, अब आप रहने दो। लेकिन भाई अपनी कसम चढ़ा देता है और कहता है कि जब तक मैं ना आऊं तो मुझे वहीं पर मिलनी चाहिए और अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो फिर देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर वह अपनी बहन को जैसे तैसे मना लेता है और उसके बाद सरिता जो एड्रेस देती है उसकी बहन, वहां पर चंद्रशेखर फौरन से पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद जो भाई होता है उसे उसकी बहन फूट फूट कर रोती हुई मिलती है और उसकी गोद में उसकी छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 4 साल थी वह उसके आंखों के आंसुओं को पहुंच रही थी। कह रही थी कि मम्मा चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मां का रो रो कर बुरा हाल था। इसके बाद चंद्रशेखर भी जाकर अपनी बहन को चुप कराता है और जैसी बहन आज लगभग 7 साल बाद अपने भाई को देखती है तो एकदम से अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और अपने भाई के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद चंद्रशेखर वहां पर उसके पति को बुलाता है और बुलाने के बाद उससे बातचीत करता है, लेकिन यहां पर जो उसकी बहन सरिता का पति होता है वह उससे भी यही बात कहता है कि तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? मैंने इससे प्यार करके शादी की है और ये मेरी पत्नी और ये मेरी बच्ची है, मैं जैसा चाहूं इसको रख सकता हूं और तुम्हें बीच में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं होता। इस बात को सुनकर चंद्रशेखर को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि ये मेरी बहन है और तुम इनके साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम इन्हें घर से निकालना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मेरे पास काफी जगह है और मैं अपने पास इन्हें रख लूंगा। उसके बाद जो यहाँ पर सरिता का पति होता है वो कह देता है कि ठीक है, इतना ले जाने का शौक है तो बेशक से ले जाओ, मैं इन्हें अपने घर के अंदर नहीं रख सकता। फिलहाल तक भी उसने शराब पी रखी थी और जब चंद्रशेखर ये देखता है कि इसके साथ तो मेरी बहन काफी ज्यादा परेशान रहेगी तो वह अपनी बहन और अपनी भांजी को लेकर अपने साथ अपने वहां पर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद स्टार्टिंग में बहन काफी ज्यादा उदास रहती है, लेकिन भाई चंद्रशेखर उसे समझा देता और कहता है कि बहन कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, इंसान से गलतियां हो जाया करती हैं और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी किसी और से शादी करा दूंगा। लेकिन तभी बहन सरिता कहती है कि नहीं भैया, शादी जिंदगी में एक बार होती है और एक बार मैंने शादी कर ली और अब मुझे शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे पास बेटी है ना, मैं इसी के सहारे से अपने जीवन को व्यतीत कर लूंगी। बस आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखना ताकि मुझे कोई परेशान ना कर सके और मेरा जीवन आराम से व्यतीत हो सके। भैया की आंखों में इस बात को सुनकर आंसू आ जाते हैं और वह कहता है कि बहन तू चिंता मत कर, तेरा छोटा भाई अभी इस दुनिया में है और मेरे तो तुम पर कोई आंच भी नहीं आ सकती। ऐसी बात कहकर वह अपनी बहन को आश्वासन देता है और उसके बाद उसकी बहन
बहन वहीं पर रहने लगती है और यहाँ पर जो सरिता की भाभी होती है वह भी उसे अपना समझकर अपने घर के अंदर रखती है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर रहते हुए सरिता को लगभग 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल बाद वहीं पर गांव के थोड़ी ही दूर एक मेला लगता है और उस मेले में जाने के लिए जो सरिता की भाभी है उससे कहने लगती है, कहती है कि दीदी चलो मेला देखकर चलते हैं और बच्चों को भी ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सरिता की भाभी होती है उसको एक लड़का होता है और सरिता को एक लड़की होती है। तो उसके बाद सरिता पहले तो मना करती है क्योंकि उसका मन नहीं लगा करता है, लेकिन जब भाभी जिद करती है तो उसके बाद वो चलने के लिए तैयार हो जाती है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर उस मेले में पहुंच जाता है और वहां पर मेले के अंदर सरिता खुलकर मुस्कुराती है। इस बात को देखकर उसका भाई चंद्रशेखर बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि बहन अगर तू मेले को देखकर मुस्कुराया करती है तो जहां पर मैं मेला रहेगा मैं तुम्हें वहीं पर ले जाऊंगा और कैसी भी परेशानी नहीं होने दूंगा। इस बात को सुनकर बहन कहती है कि नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, आपको मुझे मेले में ले जाने की जरूरत नहीं है और मैं तो घर पर ऐसे ही खुश रहा करती हूँ, बस कभी कभी मुझे याद आ जाया करती है अपने उस गलती की जो गलती मैंने की थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद चंद्रशेखर अपनी बहन को समझाता और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं मेले में घूमते घूमते अचानक से जो सरिता होती है उसकी नजर एक टैटू वाले पर पड़ती है जो कि टैटू बना रहा था और उसके बाद जो सरिता की बेटी मीनू होती है वह भी उस टैटू वाले को देख लेती है और अपनी माँ से पूछने लगती है कि माँ ये क्या है। तो यहाँ पर माँ बताती है बेटा ये ऐसा कुछ बनाया करते हैं जो पूरी जिंदगी भर हमारे साथ रहता है, वो बिल्कुल भी मिटता नहीं है। अब इस बात को सुनकर बेटी मीना कहने लगती है कि माँ मुझे भी बनवाना है, मेरा भी बनवा दो, लेकिन माँ कहती है बेटी इससे काफी ज्यादा दर्द हुआ करता है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं मैं सहन कर लूंगी पर मुझे ये बनवाना है। अब जब माँ बच्ची की जिद को देखती है तो कहने लगती है कि ठीक है बेटी मैं बनवा देती हूँ और उसके बाद अपने भैया और भाभी को बुलाकर उसको टैटू बनवाने लगती है। बच्ची को दर्द तो होता है लेकिन उसने अपनी माँ से जिद की थी तो इसी वजह से वह चुपचाप उस दर्द को सहन कर लेती है और यहाँ पर उस बच्ची के हाथ पर उसका नाम गुदवा दिया जाता है। उसका नाम मीनू था और मीनू उसके हाथ पर लिखवा दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर ये सभी लोग मेले को एंजॉय करके वापस अपने घर लौटते हैं और घर के अंदर अच्छी तरह से रहने लगते हैं। तभी जब इस मेले से आए हुए लगभग 6 महीने बीत जाते हैं तो 6 महीने बाद एक दिन शाम के समय सरिता बाहर बरामदे में लेटी हुई थी, उसके भैया भाभी के अंदर कमरे में लेटे हुए थे। तभी अचानक से एक व्यक्ति चादर ओढ़कर आता है रात के समय और सरिता के साइड में लेटी हुई मीनू को अपनी गोद में उठाकर यहां से भाग जाता है। जैसे वो उसे गोद में उठाता है तो सरिता की आंखें खुल जाती हैं और वो उससे अपनी बेटी को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन यहां पर वह व्यक्ति ताकतवर था और वह उसे धक्का देकर वहां से सरिता की बेटी को लेकर भाग जाता है। जब जैसे ये आवाज होती है यहां पर सरिता चिल्लाती है तो अंदर से उसका भाई निकलता है और जब वह भाई को बताती है कि इस तरह से एक व्यक्ति आया था और वो मेरी बेटी को ले गया है और मैंने उसका चेहरा भी देखा था, वह और कोई नहीं तुम्हारा जीजा था, अब तुम उसे ढूंढ दो। इसके बाद जो भाई होता है अड़ोसी पड़ोसियों को आवाज लगाता है और वहां पर उसकी बेटी को खूब ढूंढा जाता है, लेकिन अब तक जो सरिता का पति था वह गांव के हद से बाहर निकल चुका था और वह नहीं मिल पाता है। दूसरे दिन उसके भाई उस जगह पर भी जाते हैं जहां पर उसका पति रहा करता था, लेकिन वहां पर भी उसका कोई अता पता नहीं था। लोग बताते हैं कि जब आप यहां से अपनी बहन को ले गए थे उसके बाद से उसने ये घर छोड़ दिया था और इधर उधर शराब पीकर घूमा करता है। तो अब चंद्रशेखर को अपनी भांजी की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। वह पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाता है और सब जगह ढूंढता भी है, लेकिन उसकी भांजी का कोई अता पता नहीं होता है। जब घर से सरिता की बेटी मीनू गायब हो जाती है और भैया बार बार उसे कहा करता है कि उसका कोई अता पता नहीं है, तो यहाँ पर जो सरिता होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है और कहने लगती है कि भैया अब मेरी जिंदगी कैसे व्यतीत होगी। लेकिन तभी एक दिन अचानक से यहाँ पर जो उसका भाई होता है उसको एक बच्ची का जन्म होता है और जैसे ही उस बच्ची को सरिता देखती है तो एकदम से खुश हो जाती है। तो इसके बाद भाई कहने लगता है कि बहन तेरी बेटी को तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन अपनी बेटी को तो तुझे दे सकता हूं। ये आज से तुम्हारी बेटी है और तुम अपने हिसाब से इसे पाल पोस कर बड़ा करो, मेरा इस पर कोई भी अधिकार नहीं है। इस बात को सुनकर जो सरिता होती है वो कहने लगती है कोई बात नहीं भाई, ये जब भी मेरी बेटी है। तो वो कहता है कि नहीं बहन ऐसी बात नहीं है, सच में ये तेरी बेटी है और ये हमसे मामा मामी ही कहकर पुकारेगी। इस बात को सुनकर जो बहन होती है वह भी तैयार हो जाती है और उसके बाद उस बेटी को अपनी कर पालने लगती है। उस बेटी का नाम वो लोग सीमा रखते हैं और धीरे धीरे जो बेटी होती है वो बड़ी हो जाती है और कॉलेज जाने योग्य हो जाती है। अब तक भी जो सरिता है उसे ही अपनी बेटी माना करती और अच्छी तरह से उसकी देखभाल किया करती। लेकिन एक दिन जब बेटी कॉलेज से लौटती है तो उसके थोड़ी देर बाद एक लड़का जिसका नाम रवि होता है वह उनके घर में आ जाता है और घर में आकर यहाँ पर जो सरिता होती है उससे कहने लगता है देखिए मैं आपकी बेटी से प्यार किया करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अब इस बात को सुनकर सरिता हक्की बक्की रह जाती है और कहने लगती है बेटा तुम ये क्या कह रहे हो, मेरी बेटी से तुम प्यार करते हो? तो वो कहता है कि हाँ आंटी मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। अब एकदम से उसे अपना प्यार नजर आ जाता है जिस प्यार को करके उसने बहुत बड़ी गलती की थी। तो वो कहने लगता है बेटा ये सब बचपने की बातें हुआ करती हैं और पीछे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन रवि कहता है कि नहीं आंटी मैं आपकी बेटी से सच में ही प्यार किया करता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती है और उसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। मैं
उसे बिल्कुल भी दुख नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। इस बात को सुनकर सरिता थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और कहती है कि ठीक है, मैं अपने भैया भाभी को बुला लेती हूँ और वो जैसा बोल देंगे वैसा ही हो जाएगा। इसके बाद सरिता अपने भैया भाभी को बुलाती है और जैसे ही वो लोग यहाँ पर आते हैं तो उन्हें रवि बैठा हुआ दिखाई देता है और यहाँ पर जो सरिता होती है पूरी के पूरी बात उनके सामने रख देती है कि यह हमारी बेटी के साथ कॉलेज में पढ़ा करता है और यह उससे प्यार करके शादी करना चाहता है। लड़के को देखने से लग रहा था कि वह काफी ज्यादा अमीर है और उसके बाद यहाँ पर जो सरिता का भाई होता है चंद्रशेखर, वह कहने लगता है कि बेटा ये बात तो ठीक है कि तुम प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो, लेकिन हम पहले से एक चोट खाए बैठे हैं और दोबारा से ऐसी चोट नहीं खाना चाहते। अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओगे तो उसके बाद कहीं तुम्हारे माता पिता नहीं माने और तुम अलग से रहने लगे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन तभी रवि कहता है कि उस बात की आप चिंता मत करो, मेरे माता पिता मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे वो घर से निकाल नहीं सकते, तो अगर मैं इससे शादी कर लेता हूं तो वो भी इसको कबूल कर लेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर चंद्रशेखर थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपनी भांजी से पूछ लेता हूं। और यहाँ पर जो चंद्रशेखर की बेटी यानी कि फिलहाल तो वो सरिता की बेटी है जिसका नाम सीमा है, उसको बुलाया जाता है। जब सीमा से ये बात पूछी जाती है तो वो नीचे सर करके हाँ में जवाब देती है कि हाँ, मैं भी इससे प्यार किया करती हूँ। उसके बाद परिवार वाले इसकी शादी इससे करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं और गांव वालों को एकत्रित करके इन दोनों की एक मंदिर में अच्छी तरह से धूमधाम से शादी कर दी जाती है। और शादी होने के बाद रवि सीमा को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर जैसे रवि के पिता इसके साथ एक लड़की को देखते हैं तो एकदम से आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि रवि ने पहले भी अपने घर वालों से बात की थी और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। कहा था कि गरीब घर की लड़की को हम बिल्कुल भी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे, लेकिन अब बेटा शादी करके आ चुका था तो वह केवल चिल्ला ही सकते हैं। बेटा साफ साफ बोल देता है कि देखो माँ बाबू जी, मैं इस घर में अगर आपको रखना हूं तो आपको मेरी पत्नी को रखना होगा, वरना मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आऊंगा। अब इसके बाद माता पिता चुपचाप रह जाते हैं क्योंकि वो उससे प्यार किया करते थे और वो उनका इकलौता बेटा था। और इसके बाद उस लड़की को घर के अंदर रखने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद एक बिजनेस मीटिंग के दौरान यहाँ पर जो रवि का पिता होता है वह अपने बेटे रवि को लेकर लखनऊ पहुंच जाता है। और वहां पर जाने के बाद जिस व्यक्ति से वो बिजनेस मीटिंग कर रहा था वह व्यक्ति अपनी इकलौती बेटी की शादी रवि से कराने के लिए बोलने लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि इसके बेटे की शादी हो गई है, क्योंकि कोई भी फंक्शन का आयोजन नहीं किया गया था। अब इस बात को सुनकर जो रवि का पिता होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और हामी भर लेता है। लेकिन तभी रवि अपने पिता को इशारे से एक साइड में बुलाता है और कहता है कि पिताजी, ये आप क्या कर रहे हो, इससे भला मैं शादी कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो सीमा से शादी कर चुका हूं। लेकिन तभी उसके पिता कहते हैं कि बेटा, ये कंपनी का इकलौता मालिक है और इसके पास आधे शेयर है इस कंपनी के, जिस कंपनी में हमने भी शेयर गिर रखा है। अगर इसकी बेटी से तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ये कंपनी पूरी की पूरी हमारी हो जाएगी और हमें बहुत सारे पैसे का मुनाफा होगा। तू ऐसा कर, इससे शादी कर ले, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अब इस बात को सुनकर रवि थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद उसके मन में भी लालच घर कर जाता है और वो कहता है कि ठीक है बाबूजी, अगर ऐसी बात है तो मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद रवि की शादी लखनऊ में आयोजित की जाती है, लेकिन इस बारे में सीमा को या उसके घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पता है और सीमा तो कानपुर वाले घर में आराम कर रही है। उसकी सास भी घर से ये कहकर चली गई थी कि वहां पर कोई जरूरी काम है, वहां पर मुझे जाना है और तुम घर का ख्याल रखना। चुपचाप से यहां पर रवि की दूसरी शादी करा दी जाती है और दूसरी शादी करने के बाद रवि लखनऊ के अंदर एक घर लेता है और उस घर के अंदर ही अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहने लगता है। वह यहां से 15 दिन बाद निकल जाया करता और कहा करता कि कानपुर वाली फैक्ट्री में कुछ काम है और वहां पर मुझे काम करना है, और 15 दिन यहां पर अपनी दूसरी पत्नी के साथ बिताया करता। इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। रवि ने अपनी पहली पत्नी को महसूस नहीं होने दिया था और ना ही दूसरी पत्नी को यह बात महसूस होने दी थी कि उसकी शादी पहले हो चुकी है। लेकिन तभी वो कहते हैं ना कि बुराई का सर नीचा होता है और वो कहीं ना कहीं पड़ी मिल जाया करती है। तो ऐसा ही यहां पर होता है। रवि ने जो कुछ भी किया था गलत किया था, पहली पत्नी होने के बावजूद भी जो दूसरी शादी की थी। और उसी दौरान एक दिन जब रवि कानपुर में था और उसे 15 दिन से ज्यादा हो गए थे, तो उसी दौरान जब वह नहाने के लिए वॉशरूम में जाता है और अपने फोन को बाहर लगा हुआ छोड़ गया था, तो उसी दौरान उसकी दूसरी पत्नी जिसका नाम रश्मि होता है उसका फोन उस फोन पर आ जाता है और यहां पर उसकी पहली पत्नी जिसका नाम सीमा होता है वह किचन में काम कर रही थी। इस फोन की आवाज को सुनकर वह फौरन से वहां पर आती है और फोन को उठाकर कान पर लगा लेती है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से उसकी दूसरी पत्नी की आवाज आती है और वो कहने लगती है कि कहां हो तुम, 15 दिन के लिए बोलकर गए थे लेकिन तुम्हें 17 दिन हो गए हैं और ऐसा क्या काम हो गया? अगर तुम यहां पर आ रहे हो तो ठीक है, वरना मैं वहीं पर आ रही हूं और मैं वहीं पर आकर तुम्हें देखूंगी। यह बात सुनकर जो सीमा होती है एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचने लगती है कि कौन है। तभी वो उससे पूछती है कि आप कौन हो और आपको किससे बात करनी है, कहीं आपने गलत नंबर तो नहीं मिला दिया। लेकिन तभी दूसरी तरफ से जो रश्मि होती है वह कहने लगती है कि मैं तो इनकी पति हूं और ये मेरे पति हैं, लेकिन तुम कौन बात कर रही हो? अब इस बात को सुनकर सीमा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसने सुन रखा था कि जो अमीर लोग होते हैं वो कई कई शादियां कर लिया करते हैं बिजनेस के चक्कर में, और ऐसा
ही कुछ इसके पति ने किया है। तो इस बात को सोचकर वह थोड़ी देर तक चुप रहती है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से रश्मि कहती है कि बताओ तुम कौन हो और तुम यहाँ पर बात इस फोन पर क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर जो सीमा होती है वो एक प्लान बना चुकी थी अपने मन में और कहती है कि देखो आपके पति की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और आप फौरन से ले जाओ, मैं आपको एड्रेस लिखवा देती हूँ। इस बात को सुनकर जो रश्मि होती है वो एकदम से गड़बड़ा जाती है और शाम के 6 बजे कहती है कि मैं अभी के अभी यहाँ से चल रही हूँ और 8-9 बजे तक वहां पर पहुंच जाऊंगी, आप मुझे एड्रेस लिखवा दीजिए। उसने उसे उसका एड्रेस लिखवा दिया था और इसके बाद जो रश्मि होती है वहां से सीधा कानपुर के लिए निकल जाती है। इधर जो सीमा होती है वह अपनी बुआ और अपने माता पिता को वहां पर बुला लेती है और आराम से नॉर्मल तरीके से बैठकर वेट करने लगती है। फोन को वहीं पर रख दिया था और पति नहाकर बाहर निकल आता है। थोड़ी देर में सीमा की माँ और उसके मामा मामी वहां पर आ गए थे और उन्हें देखकर रवि पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि हम पास में शादी में आए हुए थे और सोचा कि आप लोगों से मिलते चले, इसी वजह से यहाँ पर आ गए। उसके बाद वो उनको बिठाता और चाय पानी कराता है, लेकिन तब तक 8:30 बज चुके थे और 8:30 बजे दोबारा से दरवाजे पर दस्तक होती है। इसके बाद जैसे रवि जाकर दरवाजा खोलता है, क्योंकि पत्नी तो अपने परिवार वालों के साथ बैठी हुई थी, तो अचानक से दरवाजे पर रश्मि को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और यहाँ पर रश्मि अपने पति रवि को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई थी। तभी वह कहने लगती कि रवि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। तो रवि कहता है कि हाँ मुझे क्या हुआ, मैं तो चंगा भला हूं, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रवि दरवाजे पर उससे ये बात कर रहा था और उसे कैसे भी करके यहीं से वापस भेजना चाहता था, लेकिन रश्मि की नजर अंदर बैठे हुए लोगों पर पड़ जाती है जो बैठकर चाय पानी पी रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। और उसके बाद रश्मि अपने पति को धक्का देते हुए घर के अंदर घुस जाती है और पूछने लगती है कि जब ये घर तुम्हारा है तो ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो रवि उसे कुछ समझ पाता, इससे पहले ही जो सीमा होती है वो वहां पर आती है और कहने लगती है कि इस बात के बारे में मैं बताऊंगी आपको, ये मेरे पति है और इससे मैंने शादी कर रखी है। अब यह बात सुनते ही रश्मि को एकदम से चक्कर आता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद वो सभी लोग उसे उठाते हैं और उठाने के बाद एक बिस्तर पर लेटा देते हैं। यहाँ पर सीमा के परिवार वाले उससे खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन वो हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं पैसों का लालची बन गया था और उसी वजह से मैंने इससे शादी कर ली, लेकिन रश्मि काफी अच्छी लड़की है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी दौरान जब सरिता वहां पर उस लड़की को देखने के लिए जाती है कि ऐसा क्या है इस लड़की में जो मेरे दामाद ने इससे दूसरी शादी कर ली, तो तभी अचानक से उसे अपनी बेटी का वो बचपन का टैटू गुदा हुआ दिखाई दे जाता है, जो कि यहां पर रश्मि के शरीर पर गुदा हुआ था। उसे देखकर वह अपने भाई को आवाज लगाती है, अपनी भाभी को आवाज लगाती है और वो दोनों भी आकर जब उस टैटू को देखते हैं तो वह भी एकदम से समझ जाते हैं कि उन्हीं की वो बेटी है जो कि उस दिन उसका पति उसके घर से चुरा कर ले गया था। इसके बाद वो सभी लोग इस बात को समझते हैं और जैसे ही यहां पर रश्मि को होश आता है तो उसके बाद वो चीखने चिल्लाने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन तभी सरिता उसके पास जाती है, उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि बेटी शांत हो जाओ, तुम मेरी असली बेटी हो। इस बात को सुनकर सरिता हैरान होती है और कहने लगती है कि क्या मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तो मेरे माता पिता की बेटी हूं और बचपन से उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन तभी जो सरिता होती है उससे पूछने लगती है कि अच्छा तुम अपने माता पिता की बेटी हो तो ये बताओ कि ये टैटू तुमने कहां बनवाया था। तो उसके बाद रश्मि कुछ भी नहीं बता पाती है, लेकिन तभी यहां पर जो रश्मि के मामा होते हैं यानी कि सरिता के भाई होते हैं वो कहते हैं कि बेटी इस बारे में हम तुम्हें बताएंगे, ये टैटू हमने ही अपने हाथों से तुम पर गुदवाया था, अगर विश्वास नहीं तो डीएनए टेस्ट करा लो क्योंकि तुम्हारी मां अभी तक जिंदा है, पिता का तो कोई पता नहीं है और अपने माता पिता को बुलाकर यह बात पूछ लो। इसके बाद रश्मि अपने माता पिता को फोन करती है और वो लोग भी यहां पर आ जाते हैं और यहां पर रवि के माता पिता को भी बुलाया जाता है। जब यहां पर रश्मि के माता पिता आ गए थे और उनसे पूछा जाता है कि ये लड़की सच में ही आपकी है, तो पहले तो वो हामी भरते हैं कि हाँ ये हमारी बेटी है, लेकिन जब वो लोग फोर्सफुली उससे कहते हैं तो वह भी इस बात को मान जाते हैं कि सच में ही ये मेरी बेटी नहीं है, इसे तो हमने एक शराबी व्यक्ति से खरीदा था क्योंकि हमें कोई बच्चा नहीं था। इस बात को सुनकर वह लोग समझ जाते हैं कि उसके पति ने ये बच्ची उन्हें बेच दी होगी और इसके बाद इन्होंने पाल पोसकर इसे बड़ा किया है। अब दोनों ही उनकी बेटियां थी और दोनों बेटियां एक ही लड़के से शादी कर बैठी थी। तो उसके बाद यहां पर इन दोनों के बीच में बड़ी कठिनाई आती है, लेकिन तभी इस कठिनाई को सहजता के साथ जो छोटी लड़की सीमा होती है वह पूरी तरह से काट देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, अगर ये मेरी बहन है तो मैं बहन के जैसे इसके साथ व्यवहार करूंगी और हम दोनों मिलजुल कर एक साथ भी रह सकते हैं। 15 दिन मेरे पति मेरे पास रह लेंगे और 15 दिन इनके पास रह लेंगे, मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। सीमा ने अपना फैसला सुना दिया था तो रश्मि भी जब ये जानती है कि ये उसकी बहन है और इस तरह से उसका जीवन व्यतीत हुआ है तो वह भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है और लोगों को बिना पता चले ये बात ऐसी चलती रहती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।